अशोक जब ड्यूटी पर होता है तभी उसे खबर मिलती है कि शांति माँ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है और कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अशोक फौरन अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। इसके बाद पति पत्नी और उनका एक बच्चा था, वह सभी लोग वहां से सीधा उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पर शांति माँ रहा करती थी। वहां तक जाने में उन्हें लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं और 2-3 घंटे बाद जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शांति माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। यह सब कुछ देखकर अशोक और उसका पूरा परिवार बड़ा ही दुखी होता है और उसके बाद जो नौकरानी वहां पर शांति माँ की देखभाल किया करती थी वह आकर उन्हें एक लॉकर की चाबी देती है। कहती है कि ये चाबी शांति माँ ने आपको देने के लिए कही है और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये चाबी तुम अशोक को दे देना। इस बात को सुनकर अशोक बड़ा ही हैरान है। फिर उसके बाद वह उस लॉकर को खोलकर जाकर देखता है तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट के साथ शांति माँ का एक खत भी था और जैसे ही अशोक उस खत को पढ़ता है तो एकदम से हैरान और भौचक्का सा रह जाता है। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस खत के अंदर जो अशोक उसे पढ़कर हैरान हो गया था, और कौन थी शांति माँ? क्या सच में वो इनकी माँ थी या फिर कोई और थी? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के अंदर एक बुजुर्ग महिला रहा करती है जिसका नाम है शांति देवी। शांति देवी की उम्र लगभग 55 साल है और वो काफी ज्यादा बुजुर्ग है। वह एक घर के अंदर अकेली रहा करती है। उसके साथ ना तो उसका कोई बच्चा रहा करता है और ना ही उसके बच्चे कभी उससे मिलने के लिए आया करते हैं। जिस घर में वो रहा करती है उसमें एक पोर्शन पूरा खाली पड़ा हुआ है और वह उसको किराए पर उठाती रहती है। लेकिन शांति देवी के कड़क स्वभाव की वजह से वहां पर ज्यादा दिन कोई किराएदार टिक नहीं पाता है, तो इसी वजह से बार बार लोग वहां पर आकर बसा करते हैं और इसी तरह से समय बीत रहा था। फिलहाल शांति देवी अपने उस पोर्शन के लिए किराएदार ढूंढ रही है और इसी वजह से वह इधर उधर चारों तरफ बता देती है। तभी उसी शहर के अंदर एक सरकारी अधिकारी का ट्रांसफर होता है जो अपनी पत्नी के साथ यहां पर किराए का मकान ढूंढ रहा था। उनके साथ उनका एक बच्चा भी था जिसकी उम्र 4 साल थी और दोनों पति पत्नी इधर उधर ढूंढते ढूंढते शांति देवी के मकान पर आ जाते हैं। पति का नाम अशोक था और पत्नी का नाम था संगीता। अशोक जो कि एक अनाथ है और उसने बड़ी मेहनत से स्ट्रगल करके ये सरकारी नौकरी प्राप्त की है और उसके बाद उसने एक अनाथ लड़की से ही शादी की है। दोनों पति पत्नी का एक बच्चा है, छोटी सी फैमिली है, अच्छा खासा पति कमाया करते हैं, तो कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और वह खुशियों के साथ जीवन को जिया करते हैं। जैसे वो शांति देवी के पास आते हैं तो उनसे उनके घर के बारे में पूछते हैं, लेकिन शांति देवी यहाँ भी उन लोगों से बड़ी ही खड़े स्वभाव में बात करती है और कहती है कि हाँ मिल जाएगा, लेकिन किराया टाइम पर देना होगा और ज्यादा चिकचिकबाजी मुझे नहीं चाहिए। अब अशोक और उसकी पत्नी संगीता जब उस घर को देखते हैं तो पहली ही नजर में देखकर उसे पसंद कर लेते हैं और शांति देवी जी से कहने लगते हैं कि ठीक है अम्मा, हमें ये घर पसंद आ गया है और हम लोग इसको किराए पर ले लेंगे। तो शांति देवी उनसे एडवांस मांगने लगती हैं। अशोक जो कि अपने साथ पैसे लेकर घूम रहा था तो उसे एडवांस पैसे दे देता है। इसके बाद अशोक अपने उस सामान को मंगा लेता है जो सामान उसने पिछले शहर में खरीद रखा था, लेकिन स्थायी घर उन्होंने अभी तक नहीं खरीदा था क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ड्यूटी चलेगी तो इधर उधर रहना पड़ेगा, तो घर खरीदने से क्या फायदा, इससे अच्छा तो हम लोग किराए पर रह लिया करेंगे। वो लोग अपना सामान सेटअप कर लेते हैं और सेटअप करने के बाद उस घर के अंदर रहने लगते हैं। स्टार्टिंग में अशोक और उसकी पत्नी संगीता को शांति देवी का स्वभाव बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो उसको समझने के लिए बैठते हैं तो वो समझ जाते हैं कि शांति देवी जी का स्वभाव इस तरह से क्यों है, क्योंकि शांति देवी जी के बच्चे उससे दूर रहा करते थे और इसी वजह से वो ज्यादातर चिड़चिड़ी रहा करती थी। धीरे धीरे करके जो संगीता है वो शांति देवी से नजदीकियां बढ़ाने लगती है और उसे कभी कभी खाने के लिए इनवाइट कर दिया करती और इसी तरह से दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं। अशोक जब ड्यूटी से वापस लौटा करता तो देखा करता किसी किसी दिन शांति देवी उनके घर में ही है और उनके बच्चे को खिला रही है। इसे देखकर अशोक अपने दिमाग में बहुत कुछ सोचता है और इस बात को देखते हुए उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं क्योंकि वह एक अनाथ था और उसे नहीं पता था कि दादी पोते का रिश्ता कैसा होता है। यहाँ पर जो अशोक का बच्चा होता है वह उस बुजुर्ग महिला को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी डांटा नहीं करती है और बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती है। यह सब कुछ देखकर अशोक की पत्नी संगीता भी बड़ी खुश होती है क्योंकि वह भी अनाथ थी और उसने परिवार का सुख कभी देखा नहीं था। अब उन दोनों को एक माँ मिल गई थी और उस माँ को अपना पूरा परिवार मिल गया था, जिस परिवार के अंदर रहकर वो बड़ी खुश होती है। धीरे धीरे जो संगीता होती है वो उन्हें अपने यहाँ पर ही खाना खिला दिया करती और इसके बदले में जो शांति देवी होती हैं वह उनसे किराया देने के लिए मना करती है, लेकिन संगीता और उसका पति अशोक साफ साफ मना कर देते हैं
उसे कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, अगर हम आपको किराया नहीं देंगे तो लोग हमारे बारे में गलत बातें बनाएंगे और यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा कहकर वह किराया देने लगते हैं, लेकिन इसके बाद से शांति देवी ने उनका किराया आधा कर दिया था। यहाँ पर अशोक की ड्यूटी 3 साल तक रहती है और 3 साल के अंदर वो सभी लोग इतने अच्छे घुल मिल गए थे कि कोई भी देखने से ये नहीं बता सकता था कि यह बुजुर्ग महिला कोई और है और ये बच्चे किसी और के हैं, क्योंकि अशोक उससे माजी कहा करता और उसका जो बेटा था वह उससे दादी दादी कहकर पुकारा करता। इधर जो अशोक की पत्नी संगीता थी वह भी उसे माजी कहकर पुकारा करती और हर टाइम में उनकी मदद किया करती। अक्सर जब वो बीमार हो जाया करती तो उन्हें डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए ले जाया करती। यहाँ तक कि अशोक ने अपने बेटे का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया था, तो जो शांति देवी होती हैं वह उसके बच्चे को लाने ले जाने का काम भी किया करती हैं। जब संगीता उनसे मना किया करती है तो वो कह देती है कि बेटी, मैं घर में ऐसे ही तो बैठी रहा करती हूँ, अब तो तुम मुझे खाना भी नहीं बनाने देती और ना ही मार्केट से सामान लाने देती हो, तो कम से कम मैं यहाँ से इस बच्चे को लेकर छोड़ने के लिए चली जाती हूँ और आ जाती हूँ तो मेरे हाथ पांव चलते रहते हैं और इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। इसके बाद संगीता भी उनसे कुछ नहीं कहती है और ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अब 3 साल बाद अचानक से अशोक का ट्रांसफर एक दूसरे शहर में हो जाता है और वहां पर जाकर अशोक को ड्यूटी करनी पड़ती है। यह सब कुछ देखकर पूरा परिवार एकदम से गमगीन माहौल में हो जाता है, क्योंकि वो लोग शांति देवी को अपने मां समझ बैठे थे, लेकिन अब जब उन्हें यहां से जाना पड़ रहा है तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। शाम के समय जब अशोक अपने घर आता है और वह कहता है कि हमें यहां से जाना होगा, तो इस बात को सुनकर संगीता बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम माजी के पास भी रहे आए और आपका काम भी चलता रहे। तो अशोक कहने लगता है कि इसका रास्ता तो है, लेकिन माजी शायद हमारी बात को नहीं मानेंगी। तो वो पूछने लगती है कि क्या रास्ता है, तो वह कहता है कि जब मैं कल ऑफिस चला जाऊं तो उसके बाद माजी को पूछ लेना क्या वो हमारे साथ चल सकती हैं। अगर वो हमारे साथ चलेंगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर संगीता भी इस बात से सहमति जताती है और कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही मैं करूंगी। दूसरे दिन अशोक वहां से अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और इसके बाद संगीता शांति देवी के पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में शांति देवी को बता देती है कि माँ जी, अशोक का ट्रांसफर हो गया है और अब हम लोग किसी दूसरे शहर में जाकर रहने वाले हैं। इस बात को सुनकर शांति देवी को थोड़ा सा धक्का सा लगता है और वह चुपचाप सी रह जाती है। वह चाय पी रही थी और चाय का कप उनके हाथ में रह जाता है और वो ऐसे ही बैठी रह गई थी। लेकिन तभी जो संगीता होती है उनसे कहने लगती है कि माँ जी, आपके बेटे कह रहे थे कि माँ जी को पूछ लो, वो भी हमारे साथ चलेंगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर शांति देवी थोड़ी देर तक सोच विचार करती हैं और सोच विचार करने के बाद संगीता से मना कर देती है। कहती है कि नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, यहाँ पर मेरे पास अपना घर है और तुम लोग यहाँ से किसी और किराए के घर में रहोगे और साथ में मुझे भी रखोगे, भला ऐसा तुम क्यों करोगे। तभी संगीता उनसे कहने लगती है कि माँ जी, हम आपके साथ रहकर असली माँ का प्यार क्या होता है इस चीज को जाने हैं। हम लोग दोनों अनाथ हैं, तो हमें आपके अंदर अपनी माँ दिखाई दिया करती है और हम आपकी बुढ़ापे तक सेवा करना चाहते हैं, तो इसी वजह से आप हमारे साथ चलोगी तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी शांति देवी मना करती हैं और कहती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे यहीं पर रहना होगा। इसके बाद जब संगीता उनसे ज्यादा फोर्स करती है तो वो कह देती है कि बेटी, मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ऐसा कहकर शांति देवी अपनी आंखों में आंसू भर लाई थी तो संगीता उन्हें चुप कराती है और कहती है कि माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैं अब आगे से आपको परेशान नहीं करूंगी। इसके बाद शांति देवी थोड़ी सी शांत हो जाती है और संगीता इधर उधर की बातें करने लगती है। शाम को जैसे अशोक आता है तो वह संगीता से पूछने लगता है कि बताओ क्या हुआ, क्या माँ जी हमारे साथ चलने के लिए बोल रही हैं। तो वो कह देती है कि नहीं, वो हमारे साथ चलने से मना कर रही हैं। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो वह रोने लगी, इसी वजह से मैंने उनको चुप कराया और चुप कराने के बाद इधर उधर की बातें करने लगी। इसके बाद अशोक और उसकी पत्नी पूरी रात भर इस बारे में सोचते रहते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक माँ थी जिसे बुढ़ापे में देखभाल की जरूरत थी और वो लोग उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। पूरी रात भर सोचने के बाद उन्होंने एक फैसला कर लिया था। उन्होंने सोच लिया था कि वो यहाँ पर एक नौकरानी रखेंगे जो शांति देवी की देखभाल करती रहे और कैसी भी कोई बात हो तो हमें फोन पर इस बारे में बता सके। ऐसा सोचकर अशोक ने और उसकी पत्नी ने वहां के लिए एक नौकरानी को रख दिया था और उसको कह दिया था कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुम हमें फौरन फोन कर सकती हो। इसके बाद जैसे ही शांति देवी को ये बात पता चलती है कि उन बच्चों ने मेरे लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया है तो पहले तो मना करने लगती है, लेकिन जब अशोक और उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर उसे समझाने लगते हैं तो वह मान जाती है इस बात के लिए और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो नौकरानी का जितना भी पैसा होगा वह मैं खुद अपने पास से दे दिया करूंगी। काफी दिनों से मेरे पास किराया आ रहा है इस मकान का, तो मेरे
मेरे पास इतने पैसे हैं। लेकिन अशोक उनसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं माँ, आपके लिए जो नौकरानी रहेगी उसका पैसा मैं अपने आप दे दिया करूंगा और आपको इन पैसों को देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर अशोक ने मना कर दिया था और शांति देवी भी इस बात के लिए मजबूरन हामी भर लेती हैं। इसके बाद अशोक और उसकी पत्नी वहां से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं अपने बच्चे के साथ, और यहां पर एक नौकरानी उनकी देखभाल करने के लिए 24 घंटे के लिए उन्होंने लगा दी थी। हर वीकेंड पर जब उनकी छुट्टी हुआ करती तो पति पत्नी पूरे परिवार के साथ वहां पर आ जाया करते और शांति देवी जी का हालचाल जाना करते। जब अशोक और उसका परिवार यहां पर आया करता है तो शांति देवी इस बात की बड़ी खुशी मनाती है और नौकरानी से कहकर अच्छे अच्छे खाने बनवाया करती है। बीच में कभी जब अशोक को ज्यादा दिनों की छुट्टी मिला करती तो शांति देवी को अपने साथ लेकर इधर उधर घूमने के लिए निकल जाया करता और शांति देवी की अपनी माँ की तरह केयर करता है। ऐसा ही करते हुए उन्हें लगभग 8 साल बीत जाते हैं और 8 साल बाद शांति देवी जी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है। इसके बाद अशोक और उसकी पत्नी जब इस वीकेंड यहाँ पर आते हैं तो वह शांति देवी को अपने साथ चलने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन शांति देवी उनसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे यहीं पर रहना होगा। ऐसा कहकर शांति देवी ने मना कर दिया था। तो वीकेंड कंप्लीट होने के बाद अशोक और उसका परिवार वहां से जाने लगते हैं। जाते हुए अशोक अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि अब माँ जी के ख्याल तुम्हें रखनी होगी, मैं अगले वीकेंड पर आऊंगा और तब तक तुम अच्छे से इनका ख्याल रखो। उसके बाद उसकी पत्नी संगीता भी इस बात के लिए एग्री होती है और यहीं पर अपने बच्चे को रख लेती है। 7 दिनों की छुट्टी के लिए उसने उसके स्कूल में अर्जी लगा दी थी और उसके बाद 7 दिन तक अशोक की पत्नी संगीता वहीं पर रहकर शांति देवी की देखभाल करती है। इस देखभाल की वजह से शांति देवी थोड़ी सी ठीक हो गई थी और इसके बाद शांति देवी संगीता से कहने लगती है कि बेटी, इससे तो बच्चे की पढ़ाई पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो तुम अब ऐसा करो, इस बार चले जाना और मैं यहाँ पर ठीक हूँ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, ये नौकरानी मेरा अच्छे से ख्याल रख लेगी और तुम आराम से अपना जीवन व्यतीत करो। इसके बाद अगले वीकेंड पर जब अशोक वहां पर आता है तो उसके साथ संगीता और उसका बच्चा भी चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो अपना काम करने लगते हैं, लेकिन अशोक का पूरा ध्यान शांति देवी की तरफ था क्योंकि उसके अंदर उसे अपनी माँ दिखाई दिया करती थी। अब जैसे ही वहां से आए हुए बीतते हैं तो अचानक से उस नौकरानी का फोन अशोक के पास आता है और वह उसे फोन करके बताती है कि साहब, शांति देवी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और आप फौरन से यहाँ पर आ जाओ। तो जो अशोक होता है वह वहीं से एक डॉक्टर साहब के पास फोन करता है जिसको वो जाना पहचाना करता था जबलपुर में, और उन्हें अपने घर पर भेज देता है। डॉक्टर साहब भी वहां पर पहुंच जाता है और अशोक सीधा अपने घर जाकर अपनी पत्नी को शांति देवी के बारे में बताता है। अब जैसे संगीता शांति देवी की बात सुनती है तो एकदम से वो भी घबरा जाती है और अपने बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से पूरा परिवार सीधा शांति देवी के शहर के लिए निकल जाता है। इसके बाद अशोक जैसे तैसे करके सफर को तय करता है, लेकिन जैसे अशोक वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि शांति देवी की मौत हो चुकी है और वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। अब जैसे अशोक और उसकी पत्नी वहां पर जाकर ये सब कुछ देखते हैं तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगते हैं और उन्हें इस बात का बड़ा ही दुख होता है। लेकिन तभी जो नौकरानी होती है वह अशोक को एक चाबी देती है लॉकर की और कहती है कि मार्केट ने मरने से पहले ये चाबी मुझे दी थी और कहा था कि इसे आपको दे दूं। इसके बाद अशोक जो था वो उस चाबी को अच्छी तरह से पहचानता था। वो चाबी शांति देवी जी के पास लटकी रहा करती थी और कई बार शांति देवी ने उसे उस चाबी के बारे में बताया था। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो वह सोचने लगता है कि ऐसा क्या है इस लॉकर में जिसके लिए माँ जी ने ये चाबी मेरे लिए दी थी। इसके बाद अशोक उस चाबी को लेकर उस लॉकर पर पहुंच जाता है और लॉकर को खोलकर देखने लगता है। लॉकर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए थे और साथ में एक लेटर रखा हुआ था, जिस लेटर को शांति देवी ने अशोक और उसके परिवार के लिए लिखा था। लेटर में उसने लिखा था कि बेटा, वैसे तो मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन चारों में से कोई भी इस समय मेरा साथ देने के लिए नहीं आया। जहां पर तू पराया होकर भी तूने मेरे साथ इतना किया है, तो मैं भी तुम्हें अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूं। मेरी जितनी भी जमीन जायदाद है वो सारी के सारी मैं तुम्हारे नाम करना चाहती हूं। अब यह सब कुछ पढ़ने के बाद अशोक फूट फूट कर रोने लगता है और जैसे वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देखता है तो एकदम से हैरान सा हो जाता है, क्योंकि शांति देवी जी के पास पुश्तैनी काफी ज्यादा जमीन थी, जिस जमीन को अगर देखा जाए तो करोड़ों की संपत्ति बनती थी। इसके बाद अशोक उसी लॉकर के अंदर एक डायरी देखता है, जिस डायरी के अंदर उनके चारों लड़कों के फोन नंबर लिखे हुए थे। तो अशोक उन पर फोन मिलाने लगता है और फोन मिलाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उन नंबरों में से कोई भी नंबर नहीं मिलता है और इसके बाद अशोक को शांति देवी जी का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इसके बाद अशोक होता है वो शांति देवी जी की दी गई प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज करता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
होगी। जिस घर के अंदर शांति देवी रहा करती थी उस घर को उन्होंने एक वृद्धाश्रम के रूप में तब्दील कर दिया था और अशोक ने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद वहां पर बुजुर्ग लोगों की सेवा करने का फैसला किया था। जहां पर भी कोई बुजुर्ग महिला इस तरह की परेशान रहा करती वह उसे अपने पास लाकर रखने लगता है और वहीं पर दोनों पति पत्नी रहकर उनकी सेवा किया करते हैं। कुछ दिनों बाद उनके बेटों को यह खबर मिल जाती है कि मां इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, तो सभी बेटे प्रॉपर्टी के लालच में वहां पर आते हैं। अब इसके बाद जब बच्चों को पता चलता है कि किस किस तरह से उसकी मां ने अंतिम समय बिताया था और अंतिम समय में उन्होंने खुद ने ही अपनी ये प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम कर दी है, तो वो लोग इस बात को देखकर अपने आप पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की दौड़ में इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि उनकी कोई मां भी है और उस मां के लिए बच्चों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद वो शर्मिंदा होते हैं और शर्मिंदा होने के बाद उस जगह को ऐसे ही छोड़कर वहां से दोबारा से अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जीवन भर उन्हें इस बात की शर्मिंदगी महसूस होती रहती है कि उन्होंने अपनी मां के साथ अच्छा नहीं किया। इधर जो अशोक और उसकी पत्नी है वो इसी तरह से काम करते रहते हैं और सभी लोग उनकी वाहवाही किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।